हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे ओसीएम का सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ मीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में। जैसे आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड थियरी ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी सीखेंगे एकदम डिटेल में सीखेंगे और एकदम अच्छे से सीखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अब। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। बेसिकली सिग्निफिकेंस होता क्या है? सिग्निफिकेंस दैट इसमें इम्पोर्टेंस होता है कि मैनेजमेंट को क्यों मैनेजर को क्यों मैनेजमेंट सीखना चाहिए, इसका नीड क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे यही समझाया गया है आपको कि आप कोई भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लो, भले उसका साइज़ ज़्यादा हो या कम हो, कैसा भी नेचर हो सकता है उसका। देखिए, ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हो सकती है। ये सबको सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए मैनेजर के पास एक स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। उसके बेस पे ही मैनेजर क्या कर सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से कंप्लीट कर सकता है, जितने भी गोल है उसको सही तरीके से अचीव कर सकता है। मैनेजर शुड हैव द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम। मैनेजर के पास अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन होने चाहिए अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो आइए हमें ये सीखना है बेसिकली कि मैनेजर शुड हैव द डिफरेंट skill, different experience, different professionalism to tackle with the barriers which is come in the business organization। तो बेसिकली हमें यही कॉन्सेप्ट सीखना है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है, ताकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, कि मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए कि वो कैसे सही तरीके से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हम समझ लेते, आते हम फर्स्ट पॉइंट पे। प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू द मैनेजर। ऑब्वियसली प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर बोला हुआ है, यानी कि मैनेजर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो सही तरीके से क्या कर सके, यूज़ कर सके हर एक रिसोर्सेस को। ठीक है, जैसे आप जानते ही हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ दी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, बहुत सारे सिस्टम वर्क होता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो राइट सोल्यूशन होना चाहिए, ताकि कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से उसको प्रॉफिट दिला सके। राइट, आते हैं अभी नेक्स्ट। इसमें बताया गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। ठीक है, तो यही मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेसिकली कहाँ से आता है, ये प्रोफेशनल पीपल से आता है। उनके जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं, उनके जो स्किल होती है, जो उनकी एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बेस पे ही आपका मैनेजमेंट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि वो सही तरीके से क्या कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके और अपना टाइम बचा सके, ताकि जितने भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं इसको सही तरीके से कन्वर्ट कर सके, प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके, और जितने भी गोल्स है उसको सही तरीके से अचीव कर सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यूज़फुल इनसाइट द मैनेजर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली यहाँ पे रिसोर्सेज की बात किया, जैसे आप जानते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो रिसोर्सेज होते हैं, एक फिज़िकल होता है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। फिज़िकल के अंदर आता है मटेरियल, मशीन, मनी, और ह्यूमन के अंदर ऑब्वियसली मैन पावर। ठीक है, तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सही तरीके से आइडेंटिफाई करने का काम मैनेजर का होता है। दैट इज में इट इज़ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि सही तरीके से हम क्या कर सके, उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सके और वेस्टेज को कम कर सके। तो ये बेसिकली बैलेंस बनाना होता है, ताकि हम कोई भी वर्किंग कंडीशन हो, उसका इन्वायरमेंट सही होना चाहिए,
उसका हेल्दी इन्वायरमेंट क्या करता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ न्यू टेक्निक्स हो गए, ठीक है, या अलग अलग प्रिंसिपल हो गए, इसको अडॉप्ट करना ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना। इसके वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनता है, ताकि एम्प्लॉय पूरा डेडिकेट कर सके मैनेजमेंट को अपना वर्क, और मैनेजमेंट सही तरीके से उनका यूज़ कर सके और उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो बेसिकली यही है इसके अंदर, ताकि हम जब क्वालिटी प्रोवाइड करें तो वो प्रॉपर तरीके से क्वालिटी हो, और उसी क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवाइज कर सके, ठीक है, उनकी इंक्रीजिंग क्वालिटी कर सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके, एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन लेबर या ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सही तरीके से मटेरियल्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज और फिज़िकल रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करने आना चाहिए, जिसके बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से रन कर सकते हो। तो बेसिक ये दो कॉन्सेप्ट हो गए आपके पास, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स एंड हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे सिग्निफिकेंस सीखेंगे, ठीक है। इस सिग्निफिकेंस से हमें ये पता चलता है कि क्यों मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है सबको लर्न करना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप डेली रूटीन लाइफ में भी आप यही सब करते हो, सेम मैनेजमेंट के अंदर है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है कि मैनेजमेंट को अडॉप्ट करेगा, तो जाके वो मैनेजमेंट सही तरीके से लर्न कर सकता है। और मैनेजर के अंदर यही क्वालिटी होती है कि ही शुड बी हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसके बेस पे वो क्या करता है, अपना मैनेजमेंट को सही तरीके से वो सीखता है और उसको अडॉप्ट वही करता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको अडॉप्ट करता है। तो यही होना चाहिए कि यानी कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके, और साथ ही साथ आप क्या कर सके कि सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सके विदाउट एनी ट्रैकल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट बनता है हेल्पफुल एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अगर जो मेरे चैनल पे पहली बार है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट पे, साइंटिफिक डिसीजन ऑब्वियसली क्लास। यहाँ पे आपको बताया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक साइंटिफिक डिसीजन के लिए माना जाता है। साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है, एक सिस्टमेटिकली और बैलेंस डिसीजन है एक तरह का, जिसके बेस पे मैनेजर कोई भी डिसीजन लेता है तो सिस्टमेटिकली और बैलेंस डिसीजन होता है। तो प्रिंसिपल बेसिकली यही ट्रेन करता है मैनेजर की हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, ट्रैकफुली, अदरवाइज द मैनेजर हैव टू बी द वर्क ऑलवेज विद द ट्रायल एंड द एरर मेथड्स, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि या तो आप मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, तो मैनेजमेंट क्या करता है, बेसिकली आपको ट्रेन करता है और आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक आइडिया देता है, जिसके बेस पे आप कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन को सही तरीके से टैकल कर सको। अदरवाइज सेकेंड मेथड आपके पास ये है कि ट्रायल एंड एरर्स मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, देन उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आगे फिर देखते हैं हमें क्या दिया गया है आपको कि यही एक आइडिया है जिसके वजह से हम किसी भी सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर सर्च कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन जो होते हैं, देखिए, यानी कि आप जैसे जानते हो कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, सेम हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन को भी साथ में लेके चलना होता है। तो इसके बेस पे हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली अपने पास रिजल्ट क्या आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन आपको यही प्रोवाइड करता है कि यू मस्ट बी चूज द अल्टरनेटिव ऑल्सो, दैट इज मीन प्लान ए एंड प्लान बी। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Understanding social responsibility, that is means you must be understand the social responsibility toward the business organization। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ बिजनेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इसके बियॉन्ड उसको क्या करना होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सोसाइटी को कोई हार्म ना हो सके, ठीक है। बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डेटर्स हो गया, तो ये सब पार्ट भी उसको अपने अंडर रखना पड़ता है, ताकि ये सभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको सही तरीके से वो मैनेज कर सके। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यही दिया गया है कि यू मस्ट बी हैंडलिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली बट गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा कब चलता है, जब उसके नेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं और उसी रिसोर्सेस को यूज़ करता है। लेकिन ये आपके माइंड में होना चाहिए कि उसका रॉन्ग यूज़ ना हो, यानी कि वेस्टेज ज़्यादा ना हो, उस वेस्टेज को कम कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन पे वो फोकस कर सके, यानी कि वो सही तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस पे दे सके, अवॉइड कर सके आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक को, यानी कि जो मार्केट में बहुत सारे मोनोपोलिस्टिक क्रिएट होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड कर सके, फेयर कंपटीशन बना सके मार्केट के अंदर और एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि जो फेयर कंपटीशन फेयर रेम्यूनरेशन है ये एम्प्लॉय को सही तरीके से एक वर्किंग कंडीशन यानी कि हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि जब कोई भी हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना होता है तो मैनेजर शुड बी अडॉप्ट दी न्यू टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड टूल्स टू मेकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो बेसिक हमने क्या सीखा, साइंटिफिक डिसीजन और अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिफिक डिसीजन दैट इज मीन सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन। ठीक है, ऐसा डिसीजन जो कंपनी को प्रॉफिट दे सके, उसको सही तरीके से हम बैलेंस कर सके, वेस्टेज कम कर सके, अल्टरनेटिव ऑप्शन ज़्यादा यूज़ कर सके। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आते हैं अभी नेक्स्ट 5th एंड 6th पॉइंट पे, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एक तरह का डायनामिक है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एडोप्टेबल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडोप्ट किया जाता है इसको। तो और बहुत सारी कंपनीज नंबर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने बिजनेस पे बहुत सारे रिसर्च करती है कि सही तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहा है या कि नहीं, मैनेजमेंट सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है कि नहीं इन द ऑर्गेनाइजेशन। यही सब वो क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। अपने प्रोडक्ट को बाहर भी बहुत सारे कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, या तो हम बोलते हैं जो मैनेजमेंट है कंपनी के इनसाइड में बता रहा हूँ अभी, इनसाइड के अंदर एम्प्लॉय सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैनेजर सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो सही तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहे कि नहीं हो रहे, क्वालिटी में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ये सब R&D करता है, दैट इज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनको एनकरेज करना, इनका जो पावर होता है ये इनको एक लिबर्टी देना ताकि वो अपने तरीके से डिसीजन ले सके किसी भी चीज़ पे। तो ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एसेट्रा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर होता है और उनको लिबर्टी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना ओन डिसीजन ले सके। आते हैं अभी नेक्स्ट 6 पॉइंट पे, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरह का गाइडलाइन है कि एक हम सही तरीके से बेटर तरीके से बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सके, कंट्रोल कर सके हर एक चीज़ पे। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली जब हम किसी भी एम्प्लॉय के साथ या ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही होता है कि हम सही तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और आगे बताया कि कोऑपरेशन अमॉन्ग डिफरेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर द मैनेजर कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो मैनेजर को भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स होते हैं कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को सही तरीके से उसको कंट्रोल कर सके और उसको रन कर सके ताकि उसका बेनिफिट कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। तो बेसिकली यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आपके अंदर आपको एक प्रोवाइड करता है कि सूटेबल सिस्टम यू मस्ट बी एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो दैट इज मीन्स कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बिटवीन द मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। Manager should be coordinate with their employee effectively and control their resources, their performance efficiently। तो ये पार्ट होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं
ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है और न्यू आइडिया भी प्रोवाइड करता है अगर हम सही तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बिकॉज एम्प्लॉय को भी क्या हो जाता है, एक तरीका हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता है और एम्प्लॉय या हम बोल सकते हैं कि जो स्टाफ मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बहुत सारे गोल टारगेट किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी यही होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव डेवलप करता है कि हमें हमारा टारगेट क्या सेट करना है। उसी टारगेट को अचीव करने के लिए एक अप्रोच बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे अप्रोचेस को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट कर सके। जितना ज़्यादा हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे उतना ज़्यादा हमें रूट कॉजेस मिलेगा। ठीक है, रूट कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो भी रूट कॉजेस है, यानी कि जो जड़ से प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक आइडिया मिल जाता है, करेक्ट मैनर में होता है वो। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है कोई भी मतलब ये प्रोवाइड करता है आपको सोल्यूशन कि जब आपके पास कोई भी ट्रैकल आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सही तरीके से आप हैंडल कर सको, और ये एक तरह का कॉन्फिडेंस भी मेंटेन करता है। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थियरी ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली थियरी ऑफ मैनेजमेंट है क्या, जितना भी हमने अभी तक सीखा 1.1 से लेके 1.4 तक, यही आपका थियरी ऑफ मैनेजमेंट है। थियरी ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि असिस्ट करता है एम्प्लॉय को टू इफेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस गोल्स एंड इम्प्लीमेंट करता है इफेक्टिवली टू अचीव द सेम, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो सब डिपार्टमेंट एक ही गोल के लिए तत्पर रहे ताकि उसको अचीव कर सके। तो वेरियस आप देखोगे बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट थिंकर्स है जो यही कॉन्सेप्ट थियरी यानी कि मैनेजमेंट की जो थियरीज है इसको इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग अप्रोच से, लेकिन उनका मीनिंग एक ही है सबका। जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट थिंकर्स है F.W. टेलर्स हो गए, एल्टन मायोर हो गए, फिर हेनरी फ्योल्स, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये थिंकर्स है, ये बहुत सारी थियरीज को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे हम आगे देखेंगे अभी 1.6 एंड 1.7, तो यहाँ पे F.W. टेलर और हेनरी फ्योल की थियरी गिवन है। ठीक है, तो आते हैं अभी नेक्स्ट वन की ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जिसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और मैनेजर जो होता है वो थियरी को एडप्ट करता है और अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐडिंग करता है और टेक्निक्स को भी ऐडिंग करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से आगे ले जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉडर्न थियरी। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी न्यू ईरा है तो न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सब यहाँ पे सब न्यू दैट इज़ न्यू कॉम्पिटिशन्स है, न्यू चैलेंजेस है, तो ये सब मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी के अंदर गिवन है आपको। ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफोर्स एंड द सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम सच एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑब्वियसली आप कहीं पे भी वर्क करो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन यानी किसी एक के पास पावर होता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, लो मोटिवेशन हो जाता है, यानी कि सही तरीके से सैलरी नहीं मिलना, रेमुनरेशन नहीं मिलना, ठीक है, बोनस नहीं मिलना, इंसेंटिव नहीं मिलना, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर तरीके से ना होना, तो ये सब लो मोटिवेशन का पार्ट है। इन्वायरमेंट इशूज़, ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल इशूज़ जैसे मैंने बता दिया आपको। बिहेवियर प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सीनियर सुपेरियर जो होते हैं उनका सबऑर्डिनेट के साथ सही से बिहेवियर नहीं होता। हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा। देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सोसाइटी वर्क फोर्स में प्रॉब्लम आती है, ताकि यहाँ पे हम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एम्प्लॉई है सही तरीके से वर्क नहीं कर सकता, ऐसे बिहेवियर जो सुपेरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होते हैं, जिसके बेस पे ये दोनों सही तरीके से अपने रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ता है और मैनेजर के पास सोल्यूशन भी नहीं होता कि हाउ टू टैकल विद दिस सिचुएशन, बिकॉज उनका बिहेवियर और सैलरी, स्ट्रेस, हेल्थ इशू, वर्क इन्वायरमेंट, ये नंबर ऑफ़ द प्रॉब्लम है। तो इसी नंबर ऑफ़ द प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थियरीज है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। आई होप आपको समझा होगा कॉन्सेप्ट, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट दीजिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि मेरे वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।